हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आर्के बैक्टीरिया के बारे में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये जो टर्म है हमारा आर्के बैक्टीरिया, इसको हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं बेटा। तो एक तो टर्म हो गया आर्के और एक हो गया बैक्टीरिया। द वर्ड आर्के का मतलब होता है बेसिकली एंशियंट। आप यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हो कि इसका मीनिंग एंशियंट है, ऐसे करके ही याद रहेगा। तो ये एंशियंट बैक्टीरिया है। तो ये एक ऐसा एंशियंट बैक्टीरिया है जो कि बहुत पहले एग्जिस्ट करता था। ठीक है, एक्सट्रीम हैबिट्स में। एक्सट्रीम हैबिट्स में मैंने क्या कहा? एक्सट्रीम हैबिट्स। ठीक है। एंड मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग एट 1.25x, इट विल बी मोर सूटेबल फॉर यू। ठीक है, तो आर्के बैक्टीरिया में हमने ये पढ़ना है बेसिकली कि एक्सट्रीम हैबिट्स में रहते हैं। और ये नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं है। नॉर्मल बैक्टीरिया से मेरा क्या मतलब है? देखिए, जब आप कभी भी कहते हैं नॉर्मली कि भाई मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, या किसी भी समय हम किसी बैक्टीरिया की बात कर रहे होते हैं, एक्चुअली में हम इस वाले आर्के बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये आर्के बैक्टीरिया फिर है क्या चीज? ये एक्चुअली में एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि नॉर्मल बैक्टीरिया के जब हम डिस्कशन करते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। तो इसकी कैटेगरी ही बेसिकली अलग है। इसकी कैटेगरी ही अलग है। तो क्या कैटेगरी है? और दूसरा जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है? देखो, दूसरा जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है वो होता है यू बैक्टीरिया। तो ट्रू सेंस में जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उसका उसको हम बोलते हैं बेसिकली यू बैक्टीरिया। द वर्ड यू, ई यू का मतलब होता है ट्रू। तो ट्रू बैक्टीरिया जो होता है, जो हम जैसे कहते हैं कि हमें बीमारी हो गई तो हम बैक्टीरिया से हुई है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, तो वो यू बैक्टीरिया में आता है। तो आर्के बैक्टीरिया में बेसिकली क्या आते हैं? ऐसे बैक्टीरियाज आते हैं जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं, नॉट हैबिट्स, हैबिटेट्स में रहते हैं। और हार्श हैबिटेट्स होते हैं। हार्श का मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। एक्सट्रीम का मतलब, मेरा मतलब क्या है, बहुत ज्यादा सॉल्टी एरियाज होंगे, या तो अगर वो सॉल्ट कंडीशंस को पसंद करते हैं, या अगर उनको टेम्परेचर, थर्मो टेम्परेचर ज्यादा पसंद है तो वो हॉट स्प्रिंग्स में रहेंगे, या अगर एसिड ज्यादा पसंद है तो वहां रहेंगे। है ना? कोई ऐसा होता है जो मीथेन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। मीथेन मतलब CH4 गैस जो होती है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, उसको वहां रहना पसंद है उस बैक्टीरिया को। तो वो ऐसे पर्टिकुलर बैक्टीरियाज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके। आ जाते हैं वापस बैक्टीरिया पे, आपके बैक्टीरिया पे। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं जहां पे नॉर्मली एक बैक्टीरिया या फिर नॉर्मली कोई अदर ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता है। तो सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, जैसे कि हेलोफाइल्स हो गया। अब ये जो टर्म है ना हेलोफाइल्स, मैं इसको आपको स्प्लिट करके दिखाता हूँ। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है, अगर आप संधि विच्छेद कर सकते हैं बायोलॉजी में तो आपको बायोलॉजी 50% तो बायोलॉजी आपने ऐसे ही कवर कर ली है। ठीक है, ओके। तो द वर्ड हेलो एंड फाइल्स, तो इसमें हेलो का मतलब होता है सॉल्टी या सॉल्ट, और फाइल्स का मतलब होता है लविंग। तो सॉल्ट लविंग, ऐसे पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो सॉल्ट लविंग, ऐसे हैबिटेट में रहते हैं जो एक्सट्रीम सॉल्ट है, तो बेसिकली दोज आर कॉल्ड हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स, तो हॉट स्प्रिंग्स जैसे हो गया हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो गए, है ना? जो ओशन के फ्लोर्स पे मिलते हैं, वहां पे गर्म भी होता है, वहां पे एसिड भी होता है। तो थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिड, और फाइल्स मीन लविंग। तो ऐसे लविंग बैक्टीरिया जो एसिड, एक्सट्रीम हैबिट, बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन, या बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को भी वो पसंद करते हैं। ठीक है, ओके। मार्शी एरियाज में मीथेनोजेंस मिलेंगे, मतलब जो मैंने की बताया कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं मार्शी एरियाज में। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, मार्शी एरिया क्या होता है? मार्शी एरिया बेसिकली दलदल वाला इलाका जो होता है ना, वो उसको बोलते हैं बेसिकली मार्शी एरियाज। ठीक है, आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम दी अदर बैक्टीरिया। जो हमने कहा कि आर्के बैक्टीरिया और अदर बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे नॉर्मली जिसको हम बोलते हैं, तो ये डिफरेंट होते हैं। तो अदर बैक्टीरिया में डिफर करते हैं इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। कहने का मतलब ये है कि आर्के बैक्टीरिया अगर हम कंसिडर करें स्ट्रक्चर और अदर बैक्टीरिया को, तो हमने ये यू बैक्टीरिया जो कि हमने कहा था, यू बैक्टीरिया हो गया, और एक तरफ आर्के बैक्टीरिया को अगर रखा, तो हमने ये देखा कि आर्के बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ना, उसके अंदर थोड़ी सी अलग चीजें हैं। अलग चीजें क्या है? जैसे कि उसके अंदर आपको पॉलीसैकेराइड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पॉलीसैकेराइड्स। अगर ये नहीं पता आपको पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, कोई बात नहीं, जब हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा ये पर्टिकुलर की वर्ड की पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर्स। ठीक है, ओके। तो कॉम्प्लेक्स शुगर से इसकी सेल वॉल बनी है, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस को टॉलरेट कर सकता है।
ठीक है। मीथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट, गट मतलब इंटेस्टाइन ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। अब ये रूमिनेंट का मतलब क्या होता है? रूमिनेंट एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, उन एनिमल्स को यहां पर बोला गया है रूमिनेंट। हालांकि कोई अलग से कोई कैटेगरी अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आपको बायोलॉजी की बुक में रूमिनेंट मिलेगा नहीं। तो रूमिनेंट होता क्या है? अगर हम बात करें काउज की, जो हमारे ये कैटल्स वगैरह होते हैं, तो होता क्या है बेटा, जब इनकी जो एक ईसोफेगस है, फूड पाइप जो होता है, आपने पढ़ा है फूड पाइप के बाद स्टमक आता है, तो जनरली होना तो यही चाहिए था, फूड पाइप के बाद एक स्टमक आना चाहिए था, बैग लाइक स्टमक, बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये स्टमक आना चाहिए था कैटल्स में, जैसे गाय भैंस इन सब में। लेकिन हुआ क्या, यहां पर स्टमक से पहले ना, यहां पर बीच में एक और चेम्बर आया, स्टमक के जैसा ही था पर वो स्टमक नहीं था, एंड दिस वाज बेसिकली रूमिनेंट। तो ये रूमिनेंट नाम का चेम्बर है। इस चेम्बर में क्या होता है, सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। स्पेशली क्या होता है, सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। बेसिकली ये मीथेनोजेंस जो है अपनी मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं रूमिनेंट, उसमें मतलब ऑल थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल भी करते हैं, पर इसमें ना ये सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करके मीथेन वगैरह का प्रोसेसिंग ज्यादा करते हैं। कौन? रूमिनेंट एनिमल्स। तो रूमिनेंट एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर ये पर्टिकुलर चेम्बर जो है, ये रूमिनेंट वाला चेम्बर ये प्रेजेंट है, वो पर्टिकुलर रूमिनेंट एनिमल्स है, जैसे कि काउ, बफेलो, है ना। तो ये जो कैटल्स हैं बेसिकली वो होते हैं रूमिनेंट एनिमल्स, सच एज काउज एंड बफेलोज, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन या बायोगैस। ये जो CH4 है, ये मीथेन या बायोगैस आप दोनों बोल सकते हो, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। सो इनके डंग में से, जो गोबर होता है उसमें से बायोगैस या मीथेन गैस प्रोड्यूस होती हुई हमें मिल सकती है। ठीक है, मतलब हम एक्चुअली में एक्सट्रैक्ट तो नहीं करते, निकालते तो नहीं है, बट अगर चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा गोबर इकट्ठा करना पड़ेगा उसके लिए, बट ऐसा पॉसिबल है। ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, कि मतलब गोबर गैस का कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, ये चीज हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यू बैक्टीरिया पे। तो आर्के बैक्टीरिया की कैटेगरी एक अलग है कि वो एक्सट्रीम एनवायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक, अब यू बैक्टीरिया क्या चीज होती है? यू बैक्टीरिया का मतलब होता है बेसिकली ट्रू बैक्टीरिया, और ये ट्रू जो वर्ड आया है ये यू से आया है। तो दिस इज बेसिकली सेइंग कि ये असल सेंस में ट्रू बैक्टीरिया कौन सा है? यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया है। ठीक है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। यहाँ पे एक रिजिड सेल वॉल है। अगर आपको रिजिड का मतलब नहीं पता, रिजिड का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेबल की बात करूं, तो टेबल जो होती है, अगर आप उस टेबल पे एक बार हाथ मार के देखो, वो टेबल नहीं चेंज होगी, उसका शेप चेंज नहीं होगा। अगर आप कहो कि भाई टेबल का जो टेबल है हमारी लकड़ी की या आयरन की जो टेबल है, अगर मैं कहूं कि भाई उससे ना एक लंबी सी रॉड बना दो, टेबल को एक टेबल की जगह उसको फोल्ड करो किसी तरीके से कि एक लंबी सी रॉड बना दो, ये आसान काम नहीं है ना। अगर लोहे का है तो आप पिघलाओगे उसको, तब जाकर के एक रॉड बनाओगे। तो रिजिड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है रिजिड, कि अपनी शेप में चेंज होने को रोकना, अपनी शेप में चेंज होने को रोकना रिजिडिटी कहलाती है। तो सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, शेप को चेंज नहीं होने देती। कौन? सेल वॉल। तो एंड इफ मोटाइल, अगर वो मोटाइल है, कौन? बैक्टीरिया, तो उसमें एक फ्लैजिलम होता है। फ्लैजिलम का मतलब क्या होता है? देखिए, ये जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है, तो एक ऐसे ना यहां पर एक ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये फ्लैजिलम होता है। ये फ्लैग नहीं है, ये फ्लैजिलम होता है। फ्लैजिलम, और ये मूव कैसे करता है? गोल 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 करके मूव करता है, और अल्टीमेटली होता क्या है, ये पानी को या जो भी मीडियम के अंदर बैक्टीरिया है उसको पीछे धकेलेगा। जब पानी को पीछे धकेलेगा तो खुद कहाँ जाएगा? बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ आगे जाएगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो ये पानी को पीछे धकेलता है, जिसकी वजह से ये खुद आगे मूव करता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक मोटर, इसके पास एक अपना छोटा सा मोटर है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्लैजिलम। ठीक है, द साइनोबैक्टीरिया। अब ये साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, जो हमने पहले भी पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, मैंने आपको पहले भी बताया था साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, कि पहले हम इसको ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर BGA बोलते थे, क्योंकि अपना खाना खुद बनाता है, राइट। तो हमने तो सोचा था कि भाई जो अपना खाना खुद बनाता है वो प्लांट ही है सीधे सीधे, उसमें सेल वॉल भी थी। फिर पता लगा एक्चुअली इसके पास सेल वॉल तो है, ये खाना भी बना रहा है, लेकिन ये प्रोकैरियोट है, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। तो इसको एल्गी हटाया, फिर कहा कि भाई ये तो बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है। अब बैक्टीरिया की कैटेगरी में ब्लू ग्रीन कलर जो होता है, ब्लू ग्रीन कलर,
अगर आपने आईटी या फिर कंप्यूटर्स अगर पढ़ा है तो उसमें सियान कलर होता है, सी ग्रीन कलर या फिर ब्लू ग्रीन कलर। तो सियान वाला बैक्टीरिया, सियान कलर वाला बैक्टीरिया, दैट इज द बेसिकली साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, ये आप सर्च करके देख सकते हो कि सियान कलर कौन सा होता है, यू विल गेट द रिजल्ट्स। ओके, सो ऑल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसी को बोलते हैं, लेकिन हमें पता लग जाना चाहिए कि ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे पुराने क्लासिफिकेशन के हिसाब से है और साइनो बैक्टीरिया आज के क्लासिफिकेशन के हिसाब से है। ठीक है, अच्छा, इनके अंदर क्लोरोफिल कौन सा है? क्लोरोफिल ए। अभी क्लोरोफिल ए क्या होता है? हमने तो क्लोरोफिल पढ़ा है। एक्चुअली में क्लोरोफिल के अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लोरोफिल के, अगर मैं कहूं क्लोरोफिल, उसके अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी टाइप होता है। मतलब कि मॉलिक्यूल्स में थोड़ा थोड़ा चेंज है, स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा चेंज है। तो कभी वो ए हो जाएगा, कभी बी, कभी सी, कभी डी। तो उसमें से ए टाइप वाला जो है वो यहां पर है। स्ट्रक्चर की हमें जरूरत नहीं है, बस केवल पढ़ना है कि ए टाइप होता है। ठीक है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स में भी ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए ग्रीन प्लांट्स में भी प्रेजेंट है और यहां भी प्रेजेंट है। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स। तो इसी वजह से, क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया जो है अपना खाना खुद बना सकता है, इसको हमने क्या बोला है बेटा? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बोला। फोटोसिंथेटिक आपको पता ही है और ऑटोट्रॉफ जानते ही है ना। मैं इस लेवल पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप ये सब अंडरस्टैंड करते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल है। कोलोनियल भी हो सकते हैं, मतलब कि कॉलोनी में, जैसा कि ये हमें दिखाई दे रहा है कि जी ये पर्टिकुलर जो पार्ट है, इसमें आप कॉलोनी में बना के दिखा देता हूँ। देखो, कॉलोनी का मतलब होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो है ना, मतलब इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर सा है, उसके अंदर बैक्टीरिया 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 ही भरे पड़े, बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया ही भरे पड़े पूरे के अंदर। तो झुंड बना के रह रहे, झुंड बनाकर कोई बैक्टीरिया अगर रह रहा है, बहुत सारे बैक्टीरिया, तो वो हो गया कॉलोनियल। ठीक है, जैसे कि इंसानों की कॉलोनी होती है। अगर आप फॉर एग्जांपल सिविल लाइन में रहते हैं, आवास विकास में रहते हैं, है ना, किसी भी पर्टिकुलर शहर में, तो वो है क्या? बेसिकली कॉलोनी है ना। तो वहां पर हमें पता है कि डॉग्स की या हॉर्सेस की कॉलोनी नहीं है, वो ह्यूमंस की कॉलोनी है। सिमिलरली दे लिव इन अ कॉलोनी ऑल्सो। और दे कैन बी फिलामेंटस, इस तरीके से फिलामेंट की फॉर्म में, तागे के जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, ओके। दे कैन बी फ्रेश वाटर, है ना, और मैरीन वाटर। मैरीन वाटर मतलब खारा पानी, आप जानते हैं। और टेरेस्ट्रियल एल्गी, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे भी मिल जाते हैं, ऐसे एल्गी भी आते हैं। ऐसे टेरेस्ट्रियल एल्गी की फॉर्मेट में भी हमें यू बैक्टीरिया मिल सकता है टेरेस्ट्रियल एल्गी के साथ साथ। ओके, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ एंड दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। कहने का मतलब, जो कॉलोनी होती है ना, जो मैंने बताया था कि कॉलोनी है और इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है, ये जनरली क्या होता है, एक शीत से कवर्ड होती है। किससे कवर्ड होती है? शीत से, मतलब कवरिंग है। और वो कवरिंग जो होती है वो प्रोटेक्शन करती है किसका? इस पर्टिकुलर कॉलोनी का। ठीक है, तो सम ऑफ दीज, एक और लाइन रह गई, दीज ऑफन फॉर्म्स ब्लूम्स इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। इसका मतलब क्या है? पॉल्यूटेड वाटर जो होता है बेटा, उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि पॉल्यूटेड वाटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है ना। कार्बन और हाइड्रोजन वाला जो मैंने बताया था, मैंने वीडियोस में भी बताया है और आपको 10th क्लास आपने पास करी है, आई सपोज कि आपको पता होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, जैसे कि C6H12O6, H12O6, ग्लूकोज बेसिकली। तो यहाँ पे ग्लूकोज की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन जो पोल्यूटेड वाटर होता है, जैसे कि नाली का पानी हो गया, तो उसमें आपको ग्लूकोज तो नहीं मिलेगा, लेकिन अदर टॉक्सिक केमिकल्स मिल जाएंगे जो कि ऑर्गेनिक नेचर के हैं, है ना, ये बात मानते हो? तो अदर टॉक्सिक केमिकल्स जो कि ऑर्गेनिक नेचर के हैं, वो हमें पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में मिल जाएंगे। तो ये कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि हम ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज का, लेकिन वो पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में प्रेजेंट है और वो वहां पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है टॉक्सिक वाला, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। और क्योंकि वो टॉक्सिक मटेरियल तो बहुत ज़्यादा है, तो वो पूरी तरीके से नाले को या फिर पर्टिकुलर रिवर, जो भी बॉडी है, वाटर बॉडी है, उसको पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो उस पानी के ऊपर काई सी जमने लगती है। तो ब्लूम्स का मतलब क्या होता है? ब्लूम्स का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया या फिर एल्गी सरफेस को, वाटर के सरफेस को पूरी तरीके से कवर कर ले। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कहूं कि ये पॉन्ड है इस तरीके से, तो अगर इसके सरफेस पे
अगर इसके सरफेस पे पूरी पूरे के पूरे सरफेस पे काई जमने लगी है इस तरीके से, है ना, इसके पूरे के पूरे सरफेस पे अगर काई जमने लगी है तो मैं क्या कहूंगा कि एल्गी ने ब्लूम कर लिया है, एल्गी पूरे सरफेस पे फैल गई है, तो एल्गी ने ब्लूम कर लिया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दे मीन, दे फॉर्म ब्लूम इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, पूरी तरह कवर कर लेती हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स नाइट्रोजन, atmospheric nitrogen in the specialized cells called heterocyst, example nostoc and anabina। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ये नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। कौन फिक्स कर सकता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस है ना, नाइट्रोजन गैस होती है एटमॉस्फेयर में। तो वो पता है कौन फिक्स कर सकता है? ये हेट्रोसिस्ट नाम के जो सेल्स है। ये वाले सेल्स नहीं कर सकते क्या, जो ये पर्पल से अलग से दिखा रखे हैं, क्या यही करेंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली। रेड कलर चूज कर लेता हूँ, आपको आसानी रहेगी। ओके, ये वाले जो सेल्स हैं ये बेटा हेट्रोसिस्ट सेल्स है ना, हेट्रोसिस्ट। तो ये वाले क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। और अगर अगर आप इसको स्प्लिट कर लो, हेट्रो का मतलब डिफरेंट और सिस्ट मतलब सेल, तो डिफरेंट सेल दिखने में ही अलग है, अलग से ही दिखाई दे जाएगा, दैट्स व्हाई हेट्रोसिस्ट। तो ये हेट्रोसिस्ट जो है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। भाई क्यों करता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन? और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर आपको नहीं पता, मैं एक बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, मोर देन 70% नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, कर लेते हैं, ठीक है। मोर देन 70% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। हमें नाइट्रोजन चाहिए क्यों? एक्चुअली में प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए होती है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन होती है। तो इसका मतलब अगर हमें प्रोटीन क्रिएट करना है तो हमें नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। वेल हमें तो नाइट्रोजन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, प्लांट को प्रोटीन क्रिएट करना है, क्योंकि हम तो सारा खाना प्लांट से लेते हैं या एनिमल से लेते हैं। तो अगर हम मीट भी खाते हैं, तो अगर हम मीट खाते हैं तो वो मीट भी अल्टीमेटली किसी मतलब जो कार्निवोरस को खा रहे हैं हम, या हर्बीवोरस को अगर खा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मीट उस पे प्लांट पे ही डिपेंडेंट है ना। तो नाइट्रोजन को जो फिक्स करता है वो प्लांट फिक्स करता है या फिर बैक्टीरिया फिक्स करता है। फिक्स करने का मतलब क्या है? फिक्स करने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, हमने सांस अंदर ली, या बेसिकली जो प्लांट है उसने सांस अंदर ली, ऑक्सीजन को इनटेक करा या CO2 को इनटेक करा अपने स्टोमेटा से, तो वहीं पे नाइट्रोजन को इनटेक कर ले और वहीं पे ही नाइट्रोजन को अपने एटम्स वगैरह, अपने कंपाउंड्स वगैरह में जोड़ दे और प्रोटीन बना दे। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? क्योंकि कितनी नाइट्रोजन आ जाएगी एक बारी में ये नहीं पता, और नाइट्रोजन अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में आ जाए ये टॉक्सिक हो सकती है। कैसी हो सकती है? टॉक्सिक हो सकती है। तो ज्यादा अमाउंट में आ गई तो टॉक्सिक, और चाहिए भी चाहिए थोड़ा बहुत, लिटिल लिटिल अमाउंट भी चाहिए हमें प्रोटीन बनाने के लिए। तो करे क्या? तो एक एक तरीका निकाला गया कि भाई हम एक काम करते हैं, बस अमोनिया को ना NH3 में कन्वर्ट करते हैं। अमोनिया को NH3 में कन्वर्ट करते हैं, दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे NH3 के, फिर उन NH3 से हम बनाएंगे NO2 या फिर NO3, नाइट्रेट और नाइट्राइट वाला जो आपने पढ़ा है। तो इनमें कन्वर्ट होता है। प्लांट इन केमिकल्स को तो एब्जॉर्ब कर सकता है थ्रू द रूट्स, या फिर बैक्टीरिया इनको तो एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर इसको एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन जो ये रॉ नाइट्रोजन गैस है इसको यूज नहीं कर सकता। तो बैक्टीरिया हो या प्लांट हो, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, उसको नाइट्रोजन फिक्स करनी पड़ती है। फिक्स मतलब इन कंपाउंड्स में या तो अमोनिया में कन्वर्ट करेगा या फिर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा प्रोटीन बनाने के लिए। तो यही ऑप्शन अवेलेबल है, डायरेक्ट N2 तो यूज कर ही नहीं सकता, तो इसीलिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे कौन फिक्स कर रहा है? हेट्रोसिस्ट नाम के स्पेशलाइज्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? हेट्रोसिस्ट, और ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये हेट्रोसिस्ट हमें कहाँ मिलेंगे? नॉस्टॉक और एनाबीना नाम के ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, साइनोबैक्टीरिया बेसिकली। तो ये जो नॉस्टॉक और एनाबीना है ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक तो हमें पता है अपना खाना खुद बनाता है, कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल्स स्प्लिट करके देखो, केमिकल से खुद सिंथेसाइज कर रहा है ना। तो ऐसा बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बना रहा है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, केमिकल से बना रहा है अपना केमिकल, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, तो वो क्या करता है? केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करता है, वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स को वो ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज का मतलब तोड़ता है, बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडाइज का मतलब तोड़ता है। सच एज नाइट्रेट्स, उनको नाइट्रेट्स में तोड़ेगा, नाइट्राइट्स में तोड़ेगा, अमोनिया में तोड़ेगा,
एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन, और फिर वो उस प्रोडक्ट्स को भी यूज कर सकता है, अमोनिया नाइट्रोजन जो भी उसको यूज करना है वो भी यूज करेगा, और प्लस एनर्जी निकालने के लिए एटीपी प्रोडक्शन के लिए उन पर्टिकुलर सब्सटेंसेस का यूज करता है। डायरेक्टली ग्लूकोज को फोटोसिंथेसिस से नहीं बना सकता। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। अभी जो नाइट्रोजन का जो हमने केस लिया था कि नाइट्रोजन ऐसे से फिक्स होती है, अब मान लो कोई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जो फॉस्फोरस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और उसके अंदर एक पर्टिकुलर सेल बन जाता है जो फॉस्फोरस को ज्यादा इकट्ठा करता है। तो ऐसा पॉसिबल है, राइट? कुछ ऐसा हो सकता है बैक्टीरिया जो आयरन पे ज्यादा फोकस कर सकता है, या ऐसा जो पर्टिकुलर सल्फर पे ज्यादा फोकस कर रहा है। तो ऐसे पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया हैं वो जब न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हम पढ़ते हैं 10th क्लास में या 9th क्लास में, हमने न्यूट्रिएंट साइकिलिंग पढ़ी होगी, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब साइकिल्स पढ़ी होंगी। तो उसमें ना एक इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन या फॉस्फोरस को फिक्स करना, ये सब चीजें कौन कर सकता है? यू बैक्टीरिया कर सकता है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है? ओके, नाउ अब आता है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो कि हमें पता ही है अपना खाना खुद नहीं बना सकता, ज्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है? तो आर मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा तो हेट्रोट्रॉफिक ही है, ठीक है, इन नेचर। द मेजोरिटी ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर आपको पता है ना, जो डेड और डिकेइंग मैटर को, सड़ गल रहे मांस को या फिर सड़ गल रही पत्ती को डिकम्पोज करता है और ज्यादा तोड़ता है, वो होता है डिकम्पोजर, है ना? मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ह्यूमन अफेयर्स का मतलब वो अफेयर नहीं, ह्यूमन अफेयर्स का मतलब है ह्यूमन की कुछ एक्टिविटीज पे भी। ह्यूमन बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, राइट? तो ह्यूमन की बहुत सारी एक्टिविटीज पे भी उनका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, हम केला खाते हैं, केले को हम केले की जो पील्स होते हैं, जो छिलका होता है, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। केले का जो छिलका होता है वो सड़ के गल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वापस खाद में कन्वर्ट हो सकता है। तो कौन करेगा इसको कन्वर्ट? डिकम्पोजर। आपने कंपोस्टिंग पढ़ा होगा, उसमें किसका रोल है? डिकम्पोजर्स का रोल है। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल पढ़ा था, तो बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो डिकम्पोज हो जाता है। कौन करेगा डिकम्पोज? डिकम्पोजर्स करेंगे, है ना? तो इस तरीके से काफी सारी ह्यूमन के लाइफ में ये जो डिकम्पोजर्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोल प्ले करते हैं। ये केवल और केवल डिकम्पोजर्स के लिए नहीं है, एक्चुअली में ये बैक्टीरियाज के लिए कह रहे हैं। अब बैक्टीरिया हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो कर्ड प्रोड्यूस कर रहा हो, मतलब कि दही बनाने में हेल्प कर रहा है। एक ऐसा बैक्टीरिया हो सकता है जो कि आपको एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करके दे रहा है ना? एंटीबायोटिक आप जानते हो, बुखार वगैरह में काम आती है। या फिर एक ऐसा बैक्टीरिया भी हो सकता है जो कि हेल्प करने की बजाय डिजीज कॉज कर रहा है ना? ऐसा भी तो हो सकता है कि बीमारी कॉज कर रहा है। तो इसका मतलब ह्यूमंस के साथ साथ फायदा नुकसान ये कॉज कर सकते हैं, है ना? तो ये कहना चाह रहे हैं, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन द लेग्यूम रूट्स। फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन, फिक्सिंग नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हमने अभी पढ़ा था वही है। इन लेग्यूम रूट्स, लेग्यूम रूट्स का मतलब क्या होता है? लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स। लेग्यूम एक कैटेगरी होती है प्लांट्स की, ये प्लांट्स होते हैं। कौन से प्लांट्स होते हैं? बेसिकली इनकी जो रूट्स होती है ना बेटा, उसमें ऐसे एक आपको मोटा सा पार्ट दिखाई देगा, तो ये नोड्यूल होता है। क्या होता है नोड्यूल? मतलब गांठ बन जाती है, एक मोटा सा पार्ट बन जाता है उस रूट नोड्यूल पे। तो वो रूट नोड्यूल के अंदर है क्या? बेसिकली यहाँ पे एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करता है। मतलब अगेन नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करेगा? अमोनिया में या फिर नाइट्रेट्स में, जिससे वो प्लांट एब्जॉर्ब कर सके। तो यहां पर पर्टिकुलर प्लांट के अंदर ही, रूट्स के अंदर ही स्वेलिंग आके यहीं पे बैक्टीरिया रहने लगा। तो हमने कहा भाई ये प्लांट बढ़िया है, ना तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ा, ना बैक्टीरिया लाने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, अपने आप ऑटोमेटिकली प्रेजेंट है। तो वहां पे भी ये फायदा करते हैं। तो वो वाला एक एग्जाम्पल है। सम आर पैथोजेंस, कुछ पैथोजेंस है। पैथोजेंस का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसे पर्टिकुलर केवल बैक्टीरिया नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर कोई और वो डिजीज कॉज कर रहा है, उसको पैथोजन बोलते हैं। तो ऐसा पैथोजन भी हो सकते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, डैमेज कॉज कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग को डैमेज कॉज कर सकते हैं, या हमारी फसलों को
क्रॉप्स को डैमेज कर सकते हैं। फार्म एनिमल्स एंड पेट्स, फार्म एनिमल्स का मतलब होता है कि बेसिकली जो हम मुर्गी वगैरह पाल रहे हैं उनको बीमारी कर दी, है ना। पेट्स जो हमारे घर में पेट्स हैं, या फिर अगर किसी को शौक है पेट रखने का, उसको कुछ बीमारी हो जाए तो वहां पे भी बीमारी कॉज करते हैं। और ये डिजीजेस लाइक कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये सिट्रस कैंकर जो होती है ये बाकी तो आपने नाम सुने होंगे, सिट्रस कैंकर एक्चुअली प्लांट की डिजीज है। तो ये भी डिजीजेस कॉज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया कॉज करते हैं, सारा का सारा एक बैक्टीरिया नहीं करता, अलग अलग बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। ओके, देन बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन। फिशन का मतलब होता है एक सेल है बेटा, एक सेल दो में डिवाइड हो गया, बाइनरी फिशन जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। सीबीएसई के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, जिन्होंने आईसीएसई से जो शिफ्ट हुए हैं सीबीएसई में उन्हें शायद इतने अच्छे से वैसे पता होगा अच्छे से, बट अगर नहीं पता तो जस्ट सिंपली वन सेल डिवाइड्स इनटू टू, ठीक है। उन्हें भी अच्छे से वैसे पता है, वो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, बट एनीवे समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अब ये अनफेवरेबल कंडीशन क्या होती है? ऐसी कंडीशन जो फेवरेबल ना हो रहने के लिए, ग्रोथ के लिए। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड हुई बाहर, तो हम इतना ज़्यादा नहीं घूम सकते जितना एक नॉर्मल डे पे घूम सकते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा बाहर नहीं घूम पाओगे। तो नंबर ऑफ पीपल जो आपको स्ट्रीट्स पे, गलियों में दिखाई देंगे वो कम दिखाई देंगे, है ना। जिसको जरूरी काम है केवल वही बाहर निकलेगा। तो अनफेवरेबल कंडीशंस का मतलब क्या है? बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया के रहने के लिए वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है। दे प्रोड्यूस स्पोर्स, उस टाइम पे एक स्पोर प्रोड्यूस कर देते हैं। अब ये स्पोर क्या होता है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, स्पोर होता है बेटा कि एक पर्टिकुलर सेल होता है, ये मान लीजिए कि स्पोर है, सेल होता है, सेल की तरह से होता है वो, लेकिन स्पेशल सेल होता है। तो ये स्पोर है, इसको ना ग्रोथ करने के लिए दो कंडीशन चाहिए। मतलब एक सेल है, एक स्ट्रक्चर है, उसको ग्रोथ करने के लिए दो कंडीशंस चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी दो कंडीशंस चाहिए? एक तो उसको वार्मथ चाहिए, गर्मी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। और क्या चाहिए? थोड़ा सा उसको मॉइस्चर चाहिए। अगर उसको थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी नमी मिल गई तो ये स्पोर जो है वो जर्मिनेट कर जाएगा। जैसे प्लांट जर्मिनेट करता है ना, ऐसे ही ग्रो कर जाएगा, ठीक है। लेकिन ग्रो करके बनाएगा क्या? ये एक्चुअली में ग्रो करके पता क्या बनाएगा? एक नया बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से छोटा होता है स्पोर। ऑब्वियसली जब हम कह रहे हैं कि जर्मिनेट करके बैक्टीरिया बना देगा, तो बैक्टीरिया को क्या उगा सकते हैं? नहीं, उगा नहीं सकते, जर्मिनेट नहीं करा सकते। बैक्टीरिया ऐसा अपने आप करता है कब? अनफेवरेबल कंडीशन में अपना एक छोटा सा स्ट्रक्चर छोड़ दिया। जैसे प्लांट सीड छोड़ देता है, ये एक स्पोर छोटा सा छोड़ देता है, उसमें से बैक्टीरिया निकल जाएगा अपने आप। मतलब वो बैक्टीरिया ही है लेकिन कंडेंस फॉर्म है, और फिर वो बड़े होते 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 बैक्टीरिया बन जाएगा। ऐसा समझिए कि एक छोटा सा बलून है, फेवरेबल कंडीशंस आई, वार्म और मॉइस्चर आया, उसमें हवा भर दी और वो छोटा सा बलून जो है बहुत बड़ा हो गया। तो स्पोर जो है वो बहुत छोटा सा होता है और बाद में वो बैक्टीरिया बन सकता है फेवरेबल कंडीशंस में, ठीक है। ओके, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other bacterium। कहने का मतलब क्या है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हालांकि ट्रू सेंस में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते ट्रू सेंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्योंकि आपको सबसे पहले एक मेल चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और एक फीमेल चाहिए। ये फीमेल प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमीट, राइट, जैसे कि ओवम हो गया। मेल प्रोड्यूस करेगा मेल गैमीट, जैसे कि स्पर्म हो गया। अब बैक्टीरिया में मेल फीमेल कहां ढूंढोगे? राइट, एक ही तो सेल है, उसमें मेल फीमेल कैसे कर लेंगे? बिल्कुल सही बात है, नहीं कर सकते। तो क्या फिर इसके किस बेसिस पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हो भाई? कौन सा मेल लोगे, कौन सा फीमेल? नहीं ले सकते। तो उसमें पता है हम क्या करते हैं? मेल फीमेल वाला कंसेप्ट ही छोड़ देते हैं। हमने कहा कि भाई दो बैक्टीरिया है, अब इसमें मेल फीमेल तो कोई है नहीं, सिंपल सी बात है, एक ही सेल है। हमने कहा कि भाई ये पर्टिकुलर डीएनए दोनों के पास है, ठीक है। उसके बाद नंबर 1 बैक्टीरिया से नंबर वन बैक्टीरिया से नंबर 2 में डीएनए का ट्रांसफर हो जाता है, नंबर 1 से नंबर 2। तो इट्स समथिंग लाइक डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। तो इस डीएनए ट्रांसफर को ही हम क्या बोल देते हैं बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरिया। क्योंकि इसमें मेल फीमेल तो है नहीं, है ना। तो इसमें अब आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पे किसी किसी में यहाँ पर डोनर लिखा होता है,
यहाँ पे रेसिपिएंट हो गया, तो वो लगा सकते हैं हम डोनर रेसिपिएंट, बट मेन कंसेप्ट यही है कि एक डीएनए को डोनेट करेगा और एक डीएनए को रिसीव करेगा, तो एक रेसिपिएंट होगा एक डोनर होगा, ठीक है। तो वो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अच्छा, अब एक कैटेगरी है बैक्टीरिया की जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। एक कैटेगरी है बैक्टीरिया की जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और ये डायग्राम किस चीज़ का दे रखा है, ये बाइनरी फिशन का दिखा रखा है। डिवाइडिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया थोड़ा सा जुड़ा रह गया, बाद में ये वाला पार्ट यहाँ से अलग अलग हो जाएगा। तो बैक्टीरिया बाइनरी फिशन जो हमने पढ़ा है ये उसी का डायग्राम है, ठीक है। ओके, तो माइकोप्लाज्मा एक, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कैटेगरी है, कोई ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है। कैटेगोरी, ओके, कैटेगरी है माइकोप्लाज्मा। तो इसमें कौन से बैक्टीरिया आते हैं, बेसिकली ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। सेल वॉल है ही नहीं। बैक्टीरिया में पढ़ा था सेल वॉल होती है, पर यहाँ सेल वॉल नहीं है। तो हमने एक्चुअली में पढ़ रहे हैं हम क्या, मोनेरा। तो मोनेरा के अंदर हमने एक कैटेगरी और रखी है बैक्टीरिया के अलावा, माइकोप्लाज्मा की, वो पढ़ रहे हैं। तो उसमें सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं है, तो फिर क्या है, सिंगल सेल वाला है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, सबसे छोटे हैं। तो अगर मान लीजिए ये प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट मान लो, ये यूकैरियोट है, तो प्रोकैरियोट इतना छोटा सा होता है, और ये माइकोप्लाज्मा तो उससे भी इतना छोटा सा है। तो समझ रहे हो, ये वाला, ओहो, ये वाला है बेटा माइकोप्लाज्मा, ये वाला है प्रोकैरियोट, और ये वाला है यूकैरियोट। तो इस तरीके से सेल का साइज है, ठीक है। दे आर स्मॉलेस्ट नोन लिविंग सेल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होने पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, ऑक्सीजन जहां नहीं है वहां सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। एग्जैक्टली, मैनी ऑफ द माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक, सॉरी, पैथोजेनिक का मतलब अगेन पैथोजन वाला, डिजीज कॉज कर सकते हैं किसमें, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ, and we will cover the rest of the chapter in next video.